के इस लाइव में आपका स्वागत है। करीब 2 महीने से चल रहा प्रचार का शोर आज देश भर में थम गया। आखिरी चरण में झारखंड में महज 3 सीटों पे मतदान होना है 1 तारीख को, और ऐसे में झारखंड की जो पूरी राजनीति है वो संथाल में शिफ्ट हो गई थी। आज दुमका, गोड्डा और राजमहल पे भी जो प्रचार प्रसार चल रहा था शाम 5 बजे आज थम गया, और जो नेता जो उम्मीदवारी में हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धड़कनें तेज हो गई है। गर्मी में भी गिरावट आई है। शाम के बाद जो है दुमका में हल्की बारिश हुई, थोड़ी देर पहले भी बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। यही वजह है कि बंद कमरे में मैं आप तक आ रहा हूं लाइव के जरिए, और मेरे साथ सनी शरद भी हैं। गोड्डा से हमारे साथी जुड़ेंगे सूरज ठाकुर, और राजमहल से मनोज पांडे, और हम लोग यह बताने की कोशिश करेंगे कि कौन वैसे मुद्दे इस चुनाव में खास करके इन 3 सीटों पे रहे जो आपके सवाल आपसे जुड़ा हुआ रहा, खास करके तब जबकि चुनाव एक मौका होता है जब आपसे जुड़े हुए मुद्दों पे बातचीत हो। क्या आपके सवालों को नेताओं ने आवाज दिया? क्या मीडिया में जो है आपके सवाल को एक मंच दिया गया? इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। बहुत सारा बदलाव होना है। 4 जून को तय हो जाएगा कि देश में जो है अगली सरकार किसकी बननी है। क्या पीएम मोदी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे, या फिर कोई नया चेहरा आने वाला है? आपके इलाके का सांसद कौन होगा, इसका फैसला भी 4 जून को हो जाएगा। आज देश भर में जो प्रचार प्रसार चल रहा था वो थम गया है। तो ऐसे में आज का जो शाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तापमान में भी गिरावट आई है, हल्की बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। क्या कुछ होने जा रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, कोशिश कीजिए कि अगर आप शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातचीत पहुँचे। एक एक करके जो है हम लोग बातचीत करेंगे। सनी शरद हैं। लगातार हम लोग दुमका में कैंप किए हुए थे। दुमका में क्या कुछ रहा, लगातार कल भी हम लोगों ने लाइव के जरिए आप तक बताने की कोशिश की। 5 बजे तक जितने भी नेता कैंप कर रहे थे इन इलाकों में, खास करके दुमका, गोड्डा और राजमहल में, जो कानून है भारत निर्वाचन आयोग का उसके मुताबिक जो बाहर के नेता हैं वो सारे लोग इन संसदीय सीटों से जो है निकल करके दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, या फिर अपने इलाके लौट आए हैं, अपने घर चले गए हैं। हम लोग अगर दुमका में हैं तो उसके पीछे की वजह यह है कि मतदान को कवर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग बाकायदा एक डॉक्यूमेंट देता है, एक पास मुहैया कराता है, और उसी के आधार पे हम लोग जो है दुमका जैसे शहर में, या फिर सूरज अगर गोड्डा में हैं, मनोज पांडे राजमहल में हैं, तो वो लोग वहाँ पे हैं ताकि आप तक जो है खबरें 1 तारीख तक पहुँचते रहे। सनी, जो दर्शक जुड़े हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि मौसम तो सुहाना हो गया है, बारिश भी हुई, तेज बारिश हुई, हालांकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्या लग रहा है इन 3 सीटों पे और खास करके दुमका में क्या होने वाला है, और जो मुद्दे रहे क्या उसको आवाज मिला, या फिर सिर्फ एक दूसरे पे छींटाकशी ही दिखाई दिया? बिल्कुल, देखिए, पिछले करीब 2 महीने से लगातार प्रचार का शोर जो है पूरे देश में गूंज रहा था, और आज की शाम जो है वो आखिरी शाम थी ये इस प्रचार के शोर का, वो थम गया। उसके बाद 1 तारीख को, 1 जून को देश भर के कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। झारखंड के संथाल परगना के इलाके में 1 तारीख को चुनाव होना है, और संथाल परगना की 3 सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल, जिसमें कि 2 रिजर्व है और 1 अनरिजर्व है। जो अनरिजर्व सीट है वो गोड्डा है। आज सुबह से तो एक गर्मी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जितने प्रत्याशी निकले रोड शो करने के लिए भी, तो वो पसीने से लथपथ रहे, और पूरे झारखंड में जो है एक हीट वेव ही सुबह से चल रहा था। शाम तक खबर ये भी निकलकर सामने आई कि पलामू में 4 लोगों की मौत भी हो गई गर्मी से। तो ये चर्चा का विषय था कि इतनी गर्मी पड़ रही है। हालांकि झारखंड या फिर गोड्डा या दुमका या राजमहल नहीं, बल्कि पूरे देश में भी ही अभी ये हाल है। लेकिन शाम ढलते ढलते बारिश हो गई, और अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है, और यही वजह है कि कमरा में बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
सवाल है कि आखिर इन 3 लोकसभा सीट में मुद्दा क्या बन पाया और अंतिम दिन क्या कुछ हुआ। तो अंतिम दिन आज जो दुमका में हुआ, दुमका में ये हुआ कि सीता सोरेन जी रोड शो की। इसके अलावे पप्पू यादव सभा गोड्डा और दुमका के इलाकों में उन्होंने की, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उससे पहले बाबूलाल मरांडी सुबह 10 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो बताया कि कल्पना सोरेन जिस तरह से सभाओं में जा रही हैं और बोल रही हैं कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, शायद कल्पना सोरेन को पता नहीं है कि आखिर हेमंत सोरेन जेल में क्यों हैं। यही वजह है कि वो ऐसा बोल रही हैं। अमर बावरी जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस संथाल परना के इलाके के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है। वो जो एक बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला जो है हमेशा से बीजेपी हाल के दिनों में उठाती रही है। बाबूलाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था सनी, वो दरअसल इसी मुद्दे पे फोकस था, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। वो बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम की जो शादियां हो रही है आदिवासियों के साथ और किस तरीके से डेमोग्राफी बदल रहा है, उस पे वो बाकायदा बातचीत कर रहे थे। और बाकायदा उन्होंने एक मांग भी की कि मौजूदा सरकार भी, या फिर अगर मौजूदा सरकार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में वो जब आते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो टास्क फोर्स बना करके जो है इन सारे चीज़ों पे काम होगी। हालांकि बाबूलाल मरांडी से भी पूछा गया कि इसके पहले हेमंत सोरेन के पहले 5 साल जो सरकार चली रघुवर दास के नेतृत्व में, जो अभी मौजूदा उड़ीसा में राज्यपाल के पद पे हैं, उस समय भी क्या ये समस्या थी या फिर अचानक से ऐसा कुछ आया? तो हालांकि इसका जो जवाब है बाबूलाल मरांडी ने स्पष्टता के साथ नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पीछे कुछ मिसिंग रह गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं किया जा सकता है। हम लोग आगे इस पे बात करेंगे और इसलिए हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, इस मसले पर जब रघुवर दास की सरकार थी तो एक विशेष कमेटी बनाकर पूरी कोशिश की गई थी कि बांग्लादेशियों की पहचान की जाए, लेकिन 5 साल की सरकार ने एक भी जो बांग्लादेशी है उसकी पहचान नहीं कर पाई। और यही वजह है कि इधर से कांग्रेस की तरफ से और जेएमएम की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप जो है 5 साल में खोज नहीं पाए और अभी आप लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी आ भी रहे हैं तो ये तो नेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, तो वो कैसे यहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। एक तो बहुत अंतिम समय में ये मामला गरमाया, प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कई मुद्दे को उठाए। लोकल मुद्दा जो है बहुत कम ही है, चूंकि जो खास करके अगर दुमका में देखिएगा, दुमका में सोरेन परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी पॉलिटिक्स, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा है। मुद्दा बीजेपी की तरफ से ये है कि सोरेन परिवार में जो है सम्मान नहीं मिला, और यही वजह है कि सीता सोरेन मोदी के परिवार में शामिल हो गई। उनकी बेटी का भी मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी इसी तरह बोल रही थी कि हम लोग को वहाँ घर में जितना सम्मान नहीं मिला यहाँ सम्मान मिल रहा है और हम लोग खुश हैं, और हम लोग जनता को जाके बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हम जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो मैसेज है वो जनता तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ से जो है पूरा सोरेन परिवार सीता सोरेन को छोड़ के और जितने भी लोग हैं, बसंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, शिबू सोरेन प्रचार करने के लिए नहीं आए, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, नलिन सोरेन खुद प्रत्याशी हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है सोरेन परिवार के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स है दुमका में, और उस हिसाब से वोट लेने और फिर वोट का विरोध करने दोनों का काम हो रहा है। जातीय समीकरण के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना कैलकुलेशन है, बीजेपी का अपना कैलकुलेशन है। जेएमएम मानकर चल रही है कि 40% जो है वो आदिवासी और क्रिश्चियन वोटर हैं और 18% मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर हैं। तो उस हिसाब से 58% वोट पर जो है वो एकमुश्त हमारे तरफ है। लेकिन बीजेपी के लोग मानते हैं और मानते रहे हैं हमेशा से कि यहाँ बीजेपी के भी उम्मीदवार पिछली बार भी जीते, उससे पहले भी जीते हैं, शिबू सोरेन तक यहाँ पर चुनाव हारे, तो इसलिए उस वोट पर मेरी सेंधमारी है, हक है, और इस बार भी जनता हमारे साथ है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी जो है वो एकजुट हुए हैं, खास करके संथाल परना में, तो उसका असर इस चुनाव में दिखेगा और कहीं से भी कोई सेंधमारी नहीं होगी। अब अगर सेंधमारी नहीं होती है तो फिर जो है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के लोग जो यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं या जो अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप 58% को अगर छोड़ दें तो उसके बाद का जितना वोट है उस पर
झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कंट्रोल नहीं है, वो पूरी तरह हमारे साथ है। तब उसमें जेएमएम कितना अंदर तक जा पाता है, कितना अपने तरफ ला पाता है, क्योंकि यहाँ चर्चा ये है कि बसंत सोरेन बहुत छोटे छोटे पैकेट में जाकर वो बैठक किए हैं, बैठक कर रहे हैं, और वोटर और जो अलग अलग समूह है छोटे छोटे, चाहे मुखिया हो, सैया हो, या और जितने अलग अलग सरकार से जुड़े हुए समूह हैं या फिर संघ हैं, उनके साथ बैठक करके उन्होंने एक अलग से रणनीति बनाई है कि कैसे अब इनके 58% के अलावे और वोटरों को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप चूंकि बसंत सोरेन का जिक्र कर रहे हैं, तो दुमका में खास करके जो दुमका विधानसभा है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले जो पत्रकार साथियों से हम लोग ऐसे ही आपस में जो बैठकी करते हैं, उसमें एक बात निकल करके आई कि दुमका विधानसभा में पर्टिकुलर जो है इस क्षेत्र में कल्पना सोरेन का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। हालांकि वो पूरा देखना पड़ेगा, उनका जो रूटीन था हर रोज का, चूंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो 150 से ज्यादा सभाएं उन्होंने पूरे झारखंड भर में की। लेकिन ये जो जानकारी अभी निकली है, हालांकि ये पुख्ता नहीं है, मैं बहुत दावे के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक चर्चा की वजह रही कि कल्पना सोरेन को जो है दुमका में मतलब उनकी कोई सभा नहीं हुई, और इसके पीछे की भी वजह यही बताया गया कि बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा का, दुमका लोकसभा में तो कई सारे विधानसभा हैं, चूंकि दुमका से बसंत सोरेन जीत करके गए हैं, दुमका की पूरी जिम्मेवारी जो है उन्होंने ले रखी थी। और इसको लेकर के चर्चा हुआ कि बसंत सोरेन ही शायद यह चाहते थे कि भाई यहाँ पे वो अपने स्तर पे जो है चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और ऐसे में बड़ी सभाओं से बचा जाए, इस प्रकार का प्रयास जो है बसंत सोरेन की पहल पे हुई है, इस तरीके की चर्चा है। देखिए, दुमका लोकसभा क्षेत्र में तो उनका कार्यक्रम हुआ है, शिकारीपाड़ा में हुआ है, जामताड़ा में कल हुआ है, दुमका विधानसभा की मैं बात, दुमका विधानसभा में कल्पना सोरेन का हुआ, यानी मुझे भी कोई दर्शक देख रहे होंगे और उनके जानकारी में हो तो वो कमेंट भी कर सकते हैं। एक चर्चा थी तो मुझे लगा कि लाइव में इस बात पे भी बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी एक रणनीति हो, और चर्चा पहले तो इस बात की भी थी जब सीता सोरेन उम्मीदवार बनी वो तो ये मैसेज जो है एक तरफ से आया कि शिबू सोरेन बोले हैं कि मेरे परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो सीता सोरेन के खिलाफ प्रचार नहीं करेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं भी ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाया, ऐसा कोई बयान नहीं था। ठीक है, इस तरीके का परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश हुई होगी। हम लोग चूंकि मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं सनी, तो एक तो ये है कि बीजेपी की जो पूरी रणनीति रही है संथाल में, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कल भी जब लाइव में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ऐसा नहीं है कि बीजेपी अचानक से चुनाव में इसको लेकर के बातचीत कर रही है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े नेता जो है हमेशा इस पे बातचीत करते रहे हैं, चाहे चुनाव का वक्त हो या फिर चुनाव से पहले का भी वक्त हो। और आप देखिए कि चूंकि इनके समझ में ही लोग अध्ययन करते हैं ना कि कहाँ पे किस बात पे जो है उनके लिए लोग खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इसको भांप रहे होंगे और उनको बकायदा ये इनपुट भी दिया गया होगा, तभी उन्होंने मंगलवार को रैली में इस बात का जिक्र किया कि रविवार की छुट्टी और शुक्रवार की छुट्टी। तो एक तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने की भी कोशिश हुई है, तब जबकि इंटैक्ट हो चुके हैं आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो वो इसका एहसास बीजेपी को तो जरूर होगा। ठीक है कि एक दावा हो रहा है, लेकिन अभी 3 सीट पे हो रहा है मतदान, 1 तारीख को होगा, लेकिन इसके पहले आप देखिए कि बाकी की 11 सीटों पे ना सिर्फ सुरक्षित सीटें बल्कि जो गैर आरक्षित सीटें हैं और जहां पे आदिवासियों की संख्या है, वहां पे भी ट्राइबल्स कम्युनिटी में और खास करके मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ये 3 जो बड़ा जो वर्ग है जो प्रभावी है, जीत हार में बड़ा मायने रखता है, ये सारे लोगों का वोटिंग टेंडेंसी अगर आप देखें तो इन लोगों ने खुल करके वोटिंग की है। और वो एक तरफ से दिखा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर, और खास करके हेमंत सोरेन जो जेल में गए हैं, तो वो एक प्रसंग जो है दिख रहा है। क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरीके से एक मैसेज दे रही हैं जनता के बीच में, या फिर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर साथी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, कांग्रेस, राजद और माले, ये सारे लोग यह जरूर बता रहे हैं अपनी अपनी सभाओं में, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में, कि आप देख लीजिए कि अजीत पवार, छगन भुजबल, ऐसे कई नेता हैं जिन पे 70-70 हजार करोड़ रुपए का आरोप लगा घोटाले का,
और वो लोग आज बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ हुए और उनको राहत मिली है। हेमंत सोरेन बीजेपी के पास नहीं गए इसलिए उनको राहत नहीं मिली। तो ये परसेप्शन तो बिल्डअप हो गया है और लोग ये चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बीजेपी के तरफ के जो लोग हैं उनको इंडिया अलायंस के लोगों में भ्रष्टाचार दिखता है, इंडिया अलायंस में जो लोग हैं उनके जो समर्थक लोग हैं वो बीजेपी की ओर इस तरीके के सवाल करते हैं। तो एक चीज तो है कि भ्रष्टाचार मुद्दा इस देश में है जरूर, लेकिन दूसरों का भ्रष्टाचार मुद्दा है तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन पा रहा है। ये जो हिंदू और मुस्लिम और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ वाला जो एक मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है कि खास करके राजमहल का इलाका या दुमका का इलाका में इस तरीके के मुद्दों पे वोटिंग होगी? क्योंकि एक तो जो बड़ी समस्या है बिजली की, उस पे तो बातचीत ही नहीं हो पाई। आम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पे तो इस तरीके की कोई बातचीत, कोई नेता का बयान आप नहीं सुन पाए होंगे, हम लोगों ने भी नहीं सुना, जनता भी नहीं सुन पाई होगी। रोजगार और महंगाई पे तो बात हो नहीं रही है, जनता ने भी तय कर रखा है कि भाई महंगाई कम नहीं हो सकती है, रोजगार सबको मिल नहीं सकता है। तो सब लोग बंट चुके हैं, बिल्कुल बढ़ चुके हैं और अपने अपने हिसाब से सब विश्लेषण भी करते हैं। जब भी अब राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्दा फोकस हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर और फिर जो है उनकी उपलब्धियां कि देश में अलग अलग देशों में उनका किस तरह से, आप देखे होंगे कल करमाटाड़ा और जामताड़ा के इलाकों में जो लोग बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो इस हिसाब से जो देश मजबूत हो रहा है। तो ये मुद्दे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि नहीं बहुत विकास हो रहा है और जो है सो ठीक है, लेकिन हम जो है ये एक धड़ाका है। और दूसरा धड़ाका है कि भाई नहीं, वो अपना विरोधी मान रहा है। एक बहुत जो आरक्षण और संविधान को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई थी उसमें भी मुझे लगता है कि संथाल परना के इलाकों में खास करके ऐसी वोटरों में ये मैसेज चला गया है कि भाई बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, हम लोगों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो अपने मंच से भी बोल रहे हैं और इसका असर मुझे लगता है कि जो एक कहीं ना कहीं कोर वोटर माना जा रहा था कि दलित समुदाय का, उस पर थोड़ा असर तो जरूर पड़ा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि हाल के दिनों में जितने भी खास करके बीजेपी के नेता रहे वो फोकस करके उस पर काम करते रहे, लेकिन अब वो कितना इधर आ पाए या कितना उधर जा पाए ये तो अब चुनाव के बाद ही तब तय हो पाएगा। लेकिन लोकलाइज्ड बहुत मुद्दा खास करके दुमका में तो मुझे नहीं दिखा कि लोग लोकल इशू पर बात करें और उस हिसाब से वोट करें। बिल्कुल, तो स्थानीय सवाल जरूर लोगों के लिए रहे, लेकिन लोगों के सवाल को नेताओं ने आवाज नहीं दिया, मंच नहीं दिया। और बड़े बड़े नेता पूरे झारखंड में घूमे, देश भर में घूम रहे थे, लेकिन आम लोगों के जो आपके सवाल हैं उस पे जो है बातचीत नहीं हो पाई। उसके पीछे भी कई सारी वजह हैं, जैसा कि सनी बता रहे थे कि जामताड़ा में कई इलाके में जब हम लोग घूम रहे थे, खास करके जो शहरी इलाका है, बाजार का इलाका है, वहां पे लोग यह बात जरूर बोलते थे कि देखिए आज पाकिस्तान जो है थर थर कांप रहा है, देश का विदेशों में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत होती है। तो इस तरीके की बातचीत है, लोग बोलते हैं कि भाई देश मजबूत हो रहा है। और आप देखिए कि ये पीएम मोदी का कमाल ही है कि ये वो व्यक्ति बोलता है कि अगर उससे आप थोड़ी देर बातचीत करें तो महंगाई पे वो जरूर बोलेगा कि महंगाई तो है लेकिन क्या किया जा सकता है, रोजगार तो चाहिए ही। लेकिन जो व्यक्ति महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो भी ये मान चुका है कि देश बहुत मजबूत हो रहा है। तो राजनीति में परसेप्शन का खेल है और इसमें एक तरीके का बढ़त जो है छोटे छोटे जो बाजार हैं वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं पे भी कोई कमतर नहीं है, तो कहीं भी किसी को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 10 में से 6 वो है और वो 4 है। तो लड़ाई है। दुमका की हम लोग बात कर रहे थे, पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजमहल पे ये नजर बनाए हुए रखे थे, लगातार राजमहल से जो है आपको अलग अलग इलाकों से स्टोरी करके दे रहे थे। फॉलोअप झारखंड पे अब भी मौजूद है, अगर आप नहीं देखे हैं। राजमहल से हैं, राजमहल के बाहर से हैं और राजमहल की जानकारी चाहते हैं तो आप फॉलोअप झारखंड पे जाइए और खबरों को आप देख सकते हैं। पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, आपका स्वागत है लाइव में। और अब जबकि पूरे देश भर में प्रचार प्रसार थम गया है, आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है, झारखंड में 3 सीटों पे मतदान होना है। दुमका पे मैं और सनी जी हम लोग बात कर रहे थे, आप राजमहल में रहे, कल भी हालांकि हम लोगों ने चर्चा की,
मुद्दे क्या जो स्थानीय थे, क्या उस पे बातचीत हो पाई या फिर कौन से मुद्दे तैरते रहे राजमहल में? जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, ना तो सत्ता पक्ष ने उसको उठाया, ना ही विपक्ष ने, ना ही निर्दलीय ने, ना ही किसी और ने। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। बिजली यहाँ आज भी 8 से 10 घंटे से अधिक नहीं रह रही है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कई एक गांव ऐसे हैं जहाँ 3 से 4 घंटे बिजली रह रही है, वो एक समस्या है। मोटा मोटी सड़कें तो लगभग सारे गांव में पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं, लगभग मैं वैसे 70-80 गांव का दौरा किया जहां सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन आज भी नहीं बना है वहां सड़कें। ये मुद्दे नहीं थे। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है, पता नहीं इस वजह से एड्रेस नहीं कर रहे थे नेता, या एक दूसरे का फिर पोल खुलता कि अगर हमने नहीं बनाया तो तुमने क्यों नहीं बनाया, इस वजह से भी हो सकता था। तो ये सारे मुद्दे गौण थे। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे राजमहल में वो है पेयजल की। पानी की समस्या भयंकर है। पाइपलाइन बिछ भी रहे थे, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो गांव में 1000 फीट या उससे अधिक पर पानी निकल रहा है, या कई जगह बोरिंग नहीं निकल रहा है, या जो बोरिंग फेल हो चुके हैं वहां पे कोई एड्रेस नहीं कर रहा। 80 और 90 जो गांव है जिसमें उनका 80-90 घर हैं, उस पे एक चापाकल है, कुआं वहां से 4-4 किलोमीटर दूर है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो सब गौण थे। किसी के भी भाषण में वो सब एड्रेस नहीं हुए। हर किसी ने अपनी उपलब्धि गिनाई। बीजेपी ने कहा कि हम पहाड़िया बटालियन बनाए, हम पहाड़ों तक राशन पहुंचाए, और जेएमएम ने गिनाया कि भाई हम तो सर्वजन पेंशन दे रहे हैं। जो स्कूल रघुवर दास की सरकार के समय बंद थे वहां हमने चालू करने की कोशिश की। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिया जो प्राइवेट स्कूल के बराबर बच्चों को पढ़ाई करा सके। तो हर कोई ये कह रहा था, जहां कमी थी वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। और जो पूरे चुनाव में देखा गया कि जेएमएम के तरफ से इसको माइलेज लेने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन जेल में है। हर पोस्टर, हर बैनर वही फोटो लगाए गए और एनिमेटेड करके जिसमें वो जेल में दिखे, और जेल का जवाब वोट से यही हर जगह आपको अधिकतर जगह दिखने को मिला। लेकिन जो मैं अगर पिछले 15 साल 20 साल से देखे संथाल को, तो संथाल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब लोग मुखर होके कम से कम बात रख पा रहे हैं। गांव देहात में भी पहले जिस तरीके से था कि लोग साई नेचर के थे, बात नहीं करते थे, तो अब वो कम से कम अपनी समस्या बता रहे हैं कि ये समस्या, कैमरा देख करके हिचक नहीं रहे हैं, बातचीत हो रही है। हाँ, बातचीत हो रही है। और खासकर आप समझिए कि ट्राइबल गांव में भी हो रही है। पहले वहां पे इंटरप्रेटर को लेके जाना पड़ता था, जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं उनको लेके जाना पड़ता था, तब जाकर कुछ एक बात समझ में आती थी। अब वो लोग बोल रहे हैं इस बात को, अब वो तुलना कर रहे हैं किसी भी चीज का। इसके लिए आप क्या मानते हैं? इसके पीछे की क्या वजह? क्या एक मोबाइल इंटरनेट एक बड़ी वजह मान रहे हैं आप? बिल्कुल। मैंने तो ये खबर भी लिखा था कि चाइना बैठ के चाइना से भारत को शिक्षित कर रहा है, क्योंकि उस जमाने में चाइना मोबाइल सबसे सस्ता हुआ करता था और लोग उसको खरीदते थे, तो उससे टूटा फूटा अंग्रेजी और हिंदी समझने की कोशिश करते थे। अब जब गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू बांग्ला, तो वो सब भी चीजें हैं कि जो मोबाइल यूजर जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं, और उसमें जो वीडियो आ रहे हैं तो कई बार आप दूसरे भी देखेंगे, साउथ के भी गानों को, पंजाबी गानों को भी लोग सुनते हैं, तो कई बार सुनते सुनते उनका अर्थ समझ में आने लगता है। तो उसी तरीके की ये क्रांति है। लेकिन आज भी आप राजमहल के कई एक ऐसे गांव हैं जहां 5G नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जहां 4G काम नहीं कर रहा। कई एक जगह तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, मतलब वहां नाम मात्र का इंटरनेट है। तो एक वो समस्या है। दूसरी समस्या वो जो युवा झेल रहे हैं वो है बेरोजगारी की। तो वो बेरोजगारी की समस्या को लेकर वो दोनों पक्षों को जिम्मेदार मानते हैं कि
कि कई एक बार एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, कई बार किसी ने वैकेंसी नहीं निकाली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकल रही है, आर्मी की वैकेंसी उस तरीके से नहीं निकल रही है, ये 4 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब कोई मरहम नहीं लगा रहा है, और यही वजह है कि अब लोग दोनों तरफ से सवाल कर रहे हैं। अगर कोई बोल देता है कि भाई हेमंत सोरेन ने तो 5 लाख नौकरी की बात कही थी, तो तपाक से इधर से भी बोला जाता है कि भाई मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ जो लोग बंटे हुए हैं, ठगे हुए महसूस करने के बावजूद अपने अपने पसंद के नेताओं के प्रति जो है वफादारी दिखाते हुए नजर आते हैं। पांडे जी, ये बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दोनों का मुद्दा और फोकस यही था कि इस इलाके की डेमोग्राफी जो है बदलने की कोशिश हो रही है। ये फोकस ज़्यादा राजमहल को लेकर ही था कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आदिवासियों की आबादी जो है घट रही है। क्या ये मुद्दा बन पाया और इसका फायदा क्या ताला मरांडी को मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये सिर्फ मुद्दा उन वोटरों के लिए बन पाया जो हिंदुत्व के नाम पर वोट करते हैं। उनका एग्रेसिव पोलिंग हो सके, इस वजह से इस मुद्दे को बार बार बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। ये सही बात है। आप देखेंगे कि जो आप ट्राइबल, मिशनरी और उसके अलावा जो मुस्लिम वोट है, इनको अगर आप थोड़े देर के लिए हटा दें, तो जो बाकी बचे जो हिंदू के वोट हैं वो भी एग्रेसिव पोलिंग नहीं करता है। तो इस तरीके की चीजें इसलिए बोली जाती है कि जो उस मन मिजाज विचार के लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकले और उसको पोल करें। अच्छा, एक सेकंड पांडे जी, लगता है लाइव में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कैमरा कर रहे हैं कुणाल, आप एक बार देख लें सब ठीक तो है? हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए पांडे जी। तो वो चीजें दिख रही है। बीजेपी ये गांव घर में भुनाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखिए, यहाँ के हर स्थान का नाम देवी देवता के नाम पर है, लेकिन आज कहाँ है? अगर राधा नगर है तो राधा कहाँ है? अगर सीतापुर है तो सीता कहाँ है एक भी गांव में? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक सबसे कमाल एक चीज का जिक्र कर रहे थे सनी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम लोगों ने बाबूलाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमर बावरी जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि कौन वो मुद्दे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो उसमें एक तो बातचीत आ गई कि डेमोग्राफी पे सवाल वो उठा रहे हैं कि बदल रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के चिंता जताई गई बीजेपी की तरफ से। और ये भी नहीं है कि चुनाव में सिर्फ बात हो रही है, बीजेपी हमेशा अक्सर ये बात करती है। लेकिन सनी ने एक बात बताई कि रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी 5 साल बीजेपी की, उस समय एक कमेटी बनाई गई और यही कि किस तरीके से घुसपैठ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है उसको लेकर के, लेकिन एक भी घुसपैठिए को ढूंढा नहीं गया। देखिए, आइडेंटिफाई होना और आइडेंटिफाई करने में अंतर होता है। आप इसको समझिए। अगर आप सतही तौर पे किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कैसे करेंगे? वोटर आईडी, आधार कार्ड, इससे मिलान करेंगे तो वो पर्याप्त है। लोगों के पास राशन कार्ड भी है, तो आप वैसे नहीं कर सकते। हमारा इशू ये होना चाहिए इस देश का कि अगर कोई भी, आप मुसलमान का ही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो बीजेपी का मानना ये है कि बांग्लादेश से ज्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं, ठीक है, ये मानना है। और दूसरा तो ये भी पक्ष है ना कि आज भी जो बहुत पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनके पास आप देखेंगे एक बेटा एक बेटी या 2 संतान से अधिक नहीं दिख रहे हैं। हाँ। तो इलिटरेसी एक कारण है। जहाँ इलिटरेसी है, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमान में हो या किसी और दूसरे धर्म में, जहाँ गरीबी ज्यादा है वहां पे आप देखेंगे कि संतान उत्पत्ति का रेशियो भी ज्यादा है। ये स्वाभाविक चीज है। जैसे अच्छा, ही ये पांडे जी 1-2 सवाल दर्शकों की तरफ से जो अक्सर कमेंट आता है, ये बताइए कि पिछली बार विजय हांसदा के सामने बीजेपी की तरफ से हेमलाल मुर्मू थे, इस बार ताला मरांडी हैं। हेमलाल मुर्मू जेएमएम में चले गए और वो बोरियो जो लोबिन हेम्ब्रम जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में है, उनके विधानसभा में कैंप करके पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो हेमलाल मुर्मू से कितना मजबूत साबित हो रहे हैं ताला मरांडी? देखिए, एक बात बता देता हूं मैं आपको। हेमलाल मुर्मू शुरू से ही मतलब जेएमएम और कांग्रेस के रहे। वो जब आए तो वो अपना वोट एड ऑन नहीं
नहीं कर पाए। उनको जो भी वोट मिला चारों चुनाव में, वो चारों सिर्फ बीजेपी के वोटरों का वोट मिला। आप देखिए इतने बड़े लोकसभा में अंतर पिछले बार अगर 1 लाख का था, उससे पहले अगर 50,000 का था, तो ऐसा नहीं है कि किसी के नेता के जाने और आने से, और बोरियो से खुद ताला मारांडी भी विधायक रह चुके हैं, और बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम भी अभी वर्तमान में विधायक हैं, और आप कह रहे हैं कि हेमलाल मुर्मू भी ताकत लगा रहे थे। बोरियो सिर्फ इशू नहीं है कि बोरियो कोई लीड कर जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएगा, या बोरियो कोई हार जाएगा तो चुनाव हार जाएगा। ऐसे जितने भी विधानसभा हैं यहाँ पे, चाहे वो आप लिट्टी पाड़ा देखिए, शिकारी पाड़ा देखिए, बरहेट देखिए, चाहे कोई भी आप उसमें देखिए कि एक मैसिव वोट कहाँ जा रहा है। नहीं, सवाल मेरा बिल्कुल क्लियर है कि हेमलाल मुर्मू से कितने मजबूत साबित हो रहे हैं चुनावी मैदान में ताला मारांडी? निश्चित तौर पर, क्योंकि ताला मारांडी शुरू से ही बीजेपी में रहे, उनको एक एक कार्यकर्ताओं से लगाव है, और एक एक कार्यकर्ता उनको जान रहे हैं, और वो एज ए विधायक भी काम कर चुके हैं। उनके पास जो भी वोटर है या जो भी कार्यकर्ता है, वो उनको बहुत पहले से जान रहा है। और हेमलाल मुर्मू चूंकि आए थे जेएमएम छोड़कर, तो उनसे अटैचमेंट उतना नहीं हो सकता किसी का भी। अच्छा, एक सवाल और कि विजय हांसदा के नाम की घोषणा शायद सबसे बाद में हुई थी, सभी के नाम की घोषणा होगी तो चर्चा तरह तरह की थी, क्योंकि विजय हांसदा जब अपने इलाके में निकल रहे थे तो कई जगह उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। कहा गया कि वो इलाके में नहीं आते हैं। क्या अंत तक ये मुद्दा रहा कि ये नाराजगी खत्म हो गई पूरी तरह से? नहीं, नाराजगी है कि समय नहीं देते हैं। हाँ, विजय हांसदा के खिलाफ ये नाराजगी है कि हमारे गांव नहीं आते हैं, समय नहीं देते, या जिस तरीके के बातें हो रही है कि भैया आप नेतागिरी छोड़ के दूसरे कामों में ज्यादा लगे, तो ये नाराजगी नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि तो क्या ये दो तरह की नाराजगी होती है, और बीजेपी के जो सांसद हैं उनके प्रति भी नाराजगी होती है, लेकिन कहते हैं कि नहीं फिर भी मोदी जी के साथ हैं। तो क्या यहाँ विजय हांसदा के प्रति जो नाराजगी है फिर हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के नाम आने के बाद वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो नाराजगी खत्म नहीं होती, लेकिन समीकरण इनके पक्ष में है। अच्छा, हवा बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, ये अंतर को समझिए। मतलब ये नाराजगी आप बोल रहे हैं कि विजय हांसदा को लेकर के नाराजगी जेएमएम, कांग्रेस, माले, राजद जो भी जितनी संख्या में वहां पे है उनके भीतर है? उनके भीतर नहीं, आम लोगों के भीतर नाराजगी है। ठीक है, लेकिन वो आपका जवाब मैं समझ गया कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं है कि वो उनको पोल ना करेंगे, या उनसे इतने नाराज है कि पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचेंगे। नाराजगी का लेवल देखा जाता है। आपने कई सांसदों का देखा होगा, पूरे देश भर में नाराजगी होती है और वो जीतते भी हैं, लेकिन नाराजगी का रेशियो उस कदर नहीं है। लेकिन ये बात सही है, पूरे राजमहल लोकसभा में ये चर्चा है। एक आखिरी सवाल ये है पांडे जी, राजमहल के इलाके से, चूंकि सुदूरवर्ती इलाके में भी आप गए, एक जो माना जाता है कि भाई मोदी लहर जैसा, वेव जैसा तो इस बार देखने को नहीं मिला, राष्ट्रीयता का भी इस बार कोई मुद्दा नहीं देखने को मिला, राम मंदिर जैसा भी मुद्दा देखने को नहीं मिला। हाँ, एक तबका है जो सीधे तौर पे अपने आप को जोड़ करके देखता है पीएम मोदी से, उनके बीच ये तीनों मुद्दे जरूर रहे, लेकिन एक इन सब पे जो भारी पड़ रहा है और जो बोला जा रहा है कि इन मुद्दों के नहीं होने के बावजूद अगर मोदी सबसे अपर हैंड हैं पूरे देश भर में, तो एक राशन वाला मैटर है, चावल जो मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा शौचालय वगैरह और जो मुद्दे हैं वो तो बातचीत हो ही रही है, लेकिन चावल पे सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन राजमहल का इलाका हो या फिर दुमका का इलाका, आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा लाभुकों की जो संख्या है, सबसे ज्यादा जो लाभ लेने वाले हैं इन योजनाओं के, वो लोग हैं जो माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। इनमें ट्राइबल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, मुस्लिमों की सबसे ज्यादा संख्या है, क्रिश्चियंस भी हैं। तो क्या 5 किलो का जो मुद्दा है उस पे हेमंत सोरेन भारी पड़ रहे हैं इन इलाकों में, खास करके सुरक्षित सीटों पे? देखिए, ये इस चुनाव में खासकर ये देखा गया कि हेमंत सोरेन की कमी को खलने नहीं दिया कल्पना सोरेन ने। मैं तो कई एक ऐसे जगहों का उदाहरण दे सकता हूँ कि वहां पे मैंने गुरुजी की भी सभा देखी है,
वहां मैंने हेमंत सोरेन की भी सभा देखी है और कल्पना जी की भी सभा देखी। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कल्पना सोरेन में सबसे सर्वाधिक भीड़ हुआ उन दोनों नेताओं से भी। लेकिन उस दिन हटिया भी था, इस वजह से भी हो सकता है एक कारण, लेकिन भीड़ दोनों नेताओं से अधिक थी कल्पना सोरेन में। और रही बात है कि वो विश्वास की, वो किस पे विश्वास कर रहे हैं। अगर 5 किलो अनाज की बात है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम 10 किलो देंगे। वो 5 लाख का इलाज दे रहे हैं, हम 25 लाख का इलाज देंगे। नहीं, लेकिन तो वो बातें पहुंचेंगी तब तो, वो बातें नहीं, वो गांव तक है। वही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये बातें पहुंच रही है गांव में? क्या वो जिस तरीके से राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, न्याय गारंटी पत्र का, क्या ये बातें पहुंची है गांव तक? गांव तक पहुंच गई है, सुदूर इलाकों तक पहुंच गई है। भले ही कांग्रेस ये कहे कि मीडिया उनको नहीं सपोर्ट करता है, मीडिया नहीं दिखाता है, तो बताना चाहिए कि क्या उन गांवों में कैसे पहुंचा वो संदेश। सोशल मीडिया है। ये तो आप पत्रकार हैं पांडे जी, हम लोग सब जर्नलिज्म करते हैं। मीडिया की भूमिका क्या है उस पर अलग से बात हो सकती है। बहरहाल हम लोग बातचीत यही कर रहे थे और आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे और आपके जरिए दर्शकों को बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल इन इलाकों में चल क्या रहा है। दुमका में हम लोगों ने बातचीत की और दुमका में क्या कुछ हुआ, क्या होने वाला है, मुद्दे क्या रहे, उस पर बातचीत किया। और इसके बाद राजमहल से हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे जो है वहाँ के लोग तय कर रहे हैं या फिर नेता जब उन इलाकों में जा रहे थे, चाहे वो एनडीए के हों या फिर इंडिया अलायंस के हों, वो किन मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। अब सीधे गोड्डा चलते हैं। गोड्डा में हमारे साथी हैं सूरज ठाकुर। सूरज ठाकुर से समझेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। निशिकांत दुबे जो चौथी बार चुनावी मैदान में हैं, 3 बार गोड्डा सीट जो है अपने नाम उन्होंने किया है, चुनाव जीता है, काफ़ी जो है फायर ब्रांड नेता हैं। सामने प्रदीप यादव हैं। क्या प्रदीप यादव चुनौती बन पाएंगे या बन गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने कल भी आपको देने की कोशिश किया और कल लाइव में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। आज सूरत से समझने की ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मनोज पांडे जी अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि क्या आम लोगों के जो मुद्दे हैं, खास करके सूरज ठाकुर एक चीज का जिक्र जरूर करते हैं कि राष्ट्रीयता पे स्थानीयता जो है भारी है, खास करके गोड्डा में। तो क्या होने जा रहा है गोड्डा में सूरज? हेलो, हाँ सूरज जी देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, आज भी हम लोग कुछ इलाकों में घूम रहे थे। निश्चित तौर पर जो मंचों से कहा जा रहा है वो स्थानीय मुद्दा नहीं है। लोग स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी का जिक्र कर रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कि जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, पक्की सड़कें दूरस्थ इलाकों तक नहीं पहुंची। लोग शिकायत कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि स्थानीय लड़के जो हैं मौजूद हैं। यहाँ तक कि सरौनी बाजार में हम बातचीत कर रहे थे और वहां पर वोटिंग प्रतिशत गिरने की जब हमने बात की तो कहा कि जितने युवा वोटर्स हैं वो किसी न किसी प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में या दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए गए हैं और ये स्थिति है। तो वो चीजें जो निकलकर मतदाता वोट करता है वो इलाके में है नहीं। दूसरी बातें हैं कि लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों में टीचर्स की कमी की बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि किसी भी मंच पर किसी भी पार्टी की तरफ से। हाँ सूरज, नेटवर्क प्रॉब्लम संभवतः है और फिर से दोबारा कोशिश करते हैं। देखिए सूरज जिन मुद्दों की बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण कनेक्टिविटी की, बिजली की, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टरों की होने की, नहीं होने की, ये सारे मुद्दे तो स्टेट के मुद्दे हैं ज़्यादातर। लेकिन आप देखिए कि क्या वाकई में जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो इसमें फर्क कर पाते हैं कि कौन से मुद्दे को सुलझाने का काम स्टेट का है और कौन से मुद्दों पे काम करने की जिम्मेवारी केंद्र का है? क्या इन मुद्दों को
आम जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो आपको सभाओं में, बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में का हिस्सा बनते हैं, जो मतदान केंद्रों पे घंटों घंटों जो है कतार में लग करके वोट देते हैं, और इन लोगों की बातचीत हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सूरज का फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं। एक आप देखिए कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू जो गिरिडीह से एनडीए फोल्डर के तहत चुनाव लड़ रही है, और वहां पे चंद्रपाल प्रकाश महतो आजसू के कैंडिडेट थे, उनकी सभाओं में मैं 2-3 सभा जब मैं कवर किया तो एक चीज मैंने देखा कि सुदेश महतो जब मंच से बोल रहे थे तो वो जरूर बोलते थे खास करके इन मुद्दों पे, स्वास्थ्य उपकेंद्र या फिर बिजली, ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर के, कि भाई ये वो मुद्दे हैं जिसको स्टेट को हल करना है, और स्टेट का चुनाव जो है इसी साल होना है नवंबर-दिसंबर में, तो उस समय इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो क्या दूसरे जगहों पे, दूसरे लोकसभा सीटों पे क्या नेता भी अपने लोगों को ऐसे समझा रहे हैं? क्या बीजेपी के लोग ये ऐसा बोल रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोग या जेएमएम के लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई रेलवे में वैकेंसी नहीं निकल रही है, आर्मी में अग्निवीर का स्कीम का बात है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इन सब चीजों में फर्क वो कर पा रहे थे? क्या जनता अगर नहीं कर पा रही है तो क्या नेता उसको समझाने के लिए वो तैयार थे? इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कि सूरज का फोन कॉल नहीं लग पाता है तब तक जो है सनी से मैं बातचीत करता हूं। सूरज का फोन फिर से कनेक्ट हो गया है। सूरज, मैं वही बोल रहा था, आपका फोन जब डिस्कनेक्ट हुआ तो दर्शकों से जो बातचीत मैं कर रहा था उसमें ये बता रहा था कि ये जो ग्रामीण कनेक्टिविटी का जो मसला है या फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र का, ये ज्यादातर ऐसे मुद्दे हैं, बिजली की जो समस्या है वो स्टेट की समस्या है। एक चीज मैं गिरिडीह में देख रहा था कि सुदेश महतो इसमें फर्क करके जो है नेता अपने स्तर से अपने लोगों को समझा रहे थे कि भाई ये समस्या है तो इसके लिए जिम्मेवार स्टेट की गवर्नमेंट है, और 24 के अंत में ही चुनाव होना है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी जो है नेशनल मुद्दों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो गोड्डा में क्या निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव, इन दोनों के तरफ से भी इस तरीके की पहल आपने सुनी कि प्रदीप यादव पे बोल रहे हो कि भाई रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार केंद्र है, केंद्र की सरकार है, अग्निवीर की अगर समस्या है तो केंद्र उसके लिए जिम्मेवार है? या फिर निशिकांत दुबे ऐसा कहते नजर आए कहीं आपको कि भाई ग्रामीण सड़कें के लिए जिम्मेदार स्टेट की गवर्नमेंट है, स्वास्थ्य उपकेंद्र में अगर चिकित्सा सही से नहीं मिल पा रहा है, या फिर बिजली की जो समस्या है, तो क्या नेता और क्या इसी तरीके से जनता भी समझ पा रही है कि? मुझे देखिए, जब निशिकांत दुबे जी से हमारी बातचीत हुई थी और हम लोग सभाओं के दौरान बातचीत करते हैं, तो उन्होंने इन मुद्दों पर जब हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जहां तक स्वास्थ्य उपकेंद्रों की बात है और जो छोटे अस्पताल है वहां पर ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों की व्यवस्था करे, लेकिन क्योंकि बड़े बीमारियों के लिए लोगों को पहले यहाँ से, अगर गोड्डा के लोग जो हैं उन्हें भागलपुर जाना होता था, रांची या पटना जाना होता था, तो उसके लिए मैं एम्स लेकर आया। जहाँ तक प्रदीप यादव की बात है तो उन्होंने रोजगार के सवाल पर उन्होंने निश्चित तौर पर अग्निवीर योजना को मतलब इस ख्याल से दोषी ठहराया, क्योंकि एक जो हम ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं और गोड्डा में ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे नवयुवा हैं जो सैनिक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, और वो लोग अग्निवीर योजना को लेकर जरूर नाखुश और नाराज दिख रहे थे। नहीं, ये तो कांग्रेस के एजेंडे में भी है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो अग्निवीर योजना को बंद करने वाले हैं। जी, तो उस चीज को लेकर वो लोग थोड़ा सा आसान्वित दिखते हैं, या ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर मौजूदा दौर में यही सरकार रिपीट करती है तो उन्हें इस बारे में क्या कहते हैं उसको पुनर्विचार करना चाहिए योजना को लेकर, क्योंकि एक बड़ी आबादी युवाओं की जो इस इलाके में है वो सेना भर्ती की तैयारी करती है। तो वही है कि मतलब जो आपने कहा कि वहां पर सुदेश महतो के कई भाषणों में हमने सुना तो उन्होंने कहा कि स्टेट की जो बुनियादी समस्याएं हैं ग्रामीण इलाकों की, वो हम स्टेट का जब चुनाव होगा तब देखेंगे, अभी राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो वो फर्क दिखता है कि वो स्थानीय मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। मतलब आम लोग ये नहीं फर्क कर पा रहे हैं, आम लोग सीधा सवाल कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल।
कि आम लोग वो फर्क नहीं कर पा रहे कि आप स्टेट का चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा की पंचायत, वो सीधा जान रहे हैं कि भाई हमें रोजगार चाहिए था, इलाके में रोजगार नहीं है, सड़कों की स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, पेयजल की सुविधा अच्छी नहीं है। और वो सवाल वो जब पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं उनसे भी पूछते हैं, जब नेताओं के कैडर उनके पास पहुंचते हैं उनको भी पूछते हैं, और अगर उनको नेताओं से बात करने का मौका मिलता है सीधे जनसंपर्क में तो वो सवाल वो पूछते हैं, और तब उन्हें वहां पर स्थानीय स्तर पर वो आश्वासन दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर हमने पूरे झारखंड में ये देखा कि चुनाव में जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो बहुत कम समय पे या बहुत कम मौकों पर हमें ऐसे दिखा कि लोग जो है सेंट्रलाइज्ड मुद्दों पर वोट कर रहे हों, और वैसे लोग बात करके दिखे हैं सेंट्रलाइज्ड मुद्दों पर जिनके पास ये तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, जो कस्बों का इलाका है, शहरी इलाका है, जहां पर लोगों के पास सुविधाएं हैं कि उनके पास नल में पानी आ रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे शहरों में, उनके पास तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन मतलब जो सुविधा भोगी समाज है वो उसके लिए जरूर राम मंदिर मुद्दा है, राष्ट्रीयता मुद्दा है, लेकिन जो अभाव में जी रहा है, जो सरकारी योजनाओं पे जी रहा है, वो अपनी हक हुकूक की बात कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आप ग्रामीण इलाकों में, छोटे कस्बों में जैसे जाएंगे, लोग बुनियादी समस्याओं पर सवाल करते हैं और उनके लिए वोटिंग का मुद्दा भी वही है, उसी पर वो तय करने की उन्हें किन्हें चुनना है। सूरज, ये बताइए कि 2019 के चुनाव में भी प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे ही आमने सामने थे। 19 और 24 के चुनाव में खास करके गोड्डा में आप क्या अंतर देख रहे हैं? तब जबकि 19 का जो चुनाव है निशिकांत दुबे 1,84,000 वोट से जीते थे, तो क्या प्रदीप यादव पहले से मजबूत हुए हैं या फिर निशिकांत दुबे और ज्यादा मजबूत हो गए? नहीं, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का कैंपेनिंग रहा है और प्रदीप यादव जिस तरह से इस बार मैदान में है, तो मुझे लगता है कि इतना आसान पिछली बार की तरह, जिस तरह की आसान लड़ाई गोड्डा में थी या एक तरफा परिणाम आया और जिसका दावा इस बार किया जा रहा है, मुझे ग्रामीण इलाकों में या इस पूरे इलाके में घूम के मुझे ऐसा नहीं लगा, और लगा कि टक्कर है। क्योंकि एक जो 15 साल का कार्यकाल उनका होता है, तो कभी भी जो जनता का एक मूड मिजाज होता है, स्वभाव होता है, ये भारत की चुनावी राजनीति में ये स्वभाव रहा है। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री का हालिया एक इंटरव्यू था, उन्होंने निजी समाचार चैनल से बातचीत की, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि जब एक लंबा शासन चलता है किसी भी सरकार का, तो लोग जो है थोड़ा सा मतलब वो हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बदलाव होते हैं, शिकायत होती है। तो वो शिकायत दिख रही इलाके में। और जो सबसे बड़ी शिकायत है गोड्डा में रहकर, और जो घाघरा बांध की सभा थी निशिकांत दुबे की और उनका इंटरव्यू जब हो रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं चुनाव जीतने के अगले ही दिन अपना जो आवास है मेरा, वो मैं देवघर से गोड्डा शिफ्ट करूंगा। तो इस बयान में एक चीज जो पब्लिक के बीच हम जाते हैं और उपलब्धता को लेकर जो एक शिकायत रहती है कि सांसद महोदय हमारे बीच नहीं आते, तो उनके उस बयान से लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कैडर से ये रिपोर्ट उन तक पहुंच रही होगी, उनको लग रहा होगा कि उपलब्धता को लेकर गोड्डा के एक बड़े इलाके में ये है। नहीं तो वो ये बयान नहीं देते कि मैं अगले ही दिन ये आवाज जो गोड्डा शिफ्ट करने वाला हूँ। एक जो दिक्कत है सूरज, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जिस तरीके से जनता उम्मीदें करती है अपने नेताओं से, ये उपलब्धता को लेकर के सवाल, मुझे तो इसमें कोई बल नहीं लगता है कि ये इस तरीके की सवाल का कोई मतलब बनता है। अगर आपका नेता अगर काम कर रहा हो, आपके सवालों को हल कर रहा हो, तो वो उपलब्ध है नहीं है, वो कैसे है, कहाँ रह रहा है, 24 घंटे आपके पास तो कोई भी नहीं रहेगा। हालांकि ठीक है, जनता मालिक है और मालिक को ही फैसला करना है कि भाई होना क्या है। क्योंकि ये बात उन्होंने भी कही थी कि मैं अगर नहीं भी हूँ उपलब्ध, तो मेरे लोग हैं जिनका जो मुझ तक लोगों की शिकायतें पहुंचाते हैं, या देवघर वाला आवास भी है। तो ये होता है, लेकिन जो भारतीय राजनीति का एक स्वभाव है, हाँ बिल्कुल, उनको मेरे गाँव होना चाहिए, बैठना चाहिए। और शिकायतें भी किस तरह की हैं कि शादी विवाह है, किसी का निधन हो गया, कोई दुख का मौका है या खुशी का मौका है, उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे को लेकर के बात हो रही है या फिर प्रदीप यादव को लेकर के बात हो रही है, ये भारतीय राजनीति की स्वभाव पे चर्चा हो रही है। आप देखिए कि रांची से तकरीबन 6-7 बार के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उनके बारे में अगर आप बातचीत करेंगे तो लोग ये बोलेंगे कि नहीं देखिए कुछ भी हो, लेकिन सीपी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई जन्मदिन में भी आते हैं, जीनी मरनी में आते हैं। तो आप ये नेचर है हमारे मतदाताओं की, और खास करके भारतीय राजनीति का स्वभाव है, और खास करके तब जबकि आप हिंदी भाषी इलाकों में हो,
तो आप देखिए कि भारतीय राजनीति का, हाँ जी, और वो एक जो कहते हैं ना कि मतलब वो दोनों तरह का है। अगर इनके किसी एक के बारे में कहा जा रहा है कि उपलब्ध नहीं, तो दूसरे के बारे में ही कहा जा रहा है कि है। लेकिन मुझे नहीं लगता है मसला है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में आप जाएंगे तो रेलवे को एक बड़ा फर्क बताते हैं लोग यहाँ इलाके में, क्योंकि अगर वो गोड्डा पहले अगर भागलपुर उनको जाना था तो उनको गोड्डा से बस पकड़ने के लिए 125 रुपए, तो वो उस अंतर को बताते हैं। तो निश्चित तौर पर मिला जुला असर है। लेकिन जैसा कि सनी जी ने सवाल किया कि अंतर क्या है इस बार हाँ, मुकाबला क्या कि एक तरफा है, तो मुझे लगता है कि मुकाबला एक तरफा है, दोनों ही प्रतिद्वंदी मजबूती से मैदान में है। नहीं तो इसी पर एक सवाल है सूरज, कि अगर मुकाबला तगड़ा है और अब मान रहे हैं कि पिछली बार मुकाबला निशिकांत जी के लिए थोड़ा आसान था, तो क्या कारण है कि मुकाबला तगड़ा हो गया? इसके एक कारण तो आप बता रहे हैं कि ये एक तो नाराजगी है उपलब्धता को लेकर, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और जिसकी चर्चा हो रही है? इसके पहले कि सूरज जवाब दें, आप देखिए कि पिछली बार जो आसानी की वजह एक चीज तो और रही कि पुलवामा का अटैक जिस तरीके से पूरे भारत भर में जो आम लोगों के भावना को एक तरीके से बल दिया और राष्ट्रीयता का मुद्दा बन गया था, तो वो तो एक वजह बनी ही। तो इस बार जो बदलाव है और सन्नी का जो सवाल है सूरज, आप उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछले बार का जीत हार का अंतर था, उस पर पुलवामा अटैक और उसके बाद के सिनेरियो ने बहुत असर डाला था। जो अंतर इस बार दिख रहा है वो केवल स्थानीय सांसद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं है, बल्कि वो केंद्र के स्तर पर भी एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। वो जो 2 करोड़ नौकरी का वादा को लोग कई बार दोहराते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का प्रतिवर्ष वादा था, गैस सिलेंडर का मसला था, ये चीजें। लेकिन जब नौकरी की चर्चा होती है तब तो फिर यहाँ का के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लेकर भी तो बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ भी हर एक साल 5 लाख नौकरी का वादा किया गया था। हाँ, वो सवाल करते हैं, लेकिन जनता जब केंद्र के स्तर पर जब मूड बनाती है कि उसको किसको चुनना है या किसे नहीं चुनना है, और जब उस आधार पर वो चीजें तय करती हैं, तो फिर वो केंद्र के मसलों पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे अग्निवीर योजना की, और इस पूरे इलाके में युवाओं की एक बड़ी आबादी सेना भर्ती की तैयारी करती है, वो एक जरूर मसला है। एसएससी के एग्जाम को, रेलवे में जो भर्तियां घटी हैं, नौकरियां घटी हैं, उसको लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। तो जब मतलब सेंट्रलाइज्ड जब मुद्दों की बात करते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड में भी बुनियादी मुद्दे हैं, और वो रोजगार का मसला है। तो रोजगार को लेकर लेते हैं, महंगाई को लेकर लोगों को शिकायत है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग तो ये बोलते हैं सूरज कि देश मजबूत हो रहा है, तो महंगाई पे क्या अब भी बात हो रही है? निश्चित तौर पर बात हो रही है। मैंने जो कहा ना कि जो सेंट्रलाइज्ड मुद्दे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, विश्व में हम तीसरे स्थान पर आ गए, वो जो शहरी वोटर हैं या जिनके पास सुविधा उपलब्ध है वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप छोटे कस्बों में जाते हैं, जहां पर उनको हर छोटी खर्चे के लिए बचत करनी है, जहां स्कूल की फीस भरने के लिए मारामारी है, जहां आपाधापी है कि वो घर का कुछ बचत करके पक्का मकान बनवा लें या एक वाहन ले लें या अच्छा स्वास्थ्य उनको मिल जाए, तो जो जिनके पास वो बुनियादी मुद्दे हैं, वो महंगाई को लेकर जरूर मुखर है और सवाल उठा रहे हैं महंगाई को लेकर कि महंगाई बढ़ी। ये दुमका में जो भी इंडिया गठबंधन के नेता कैंप कर रहे थे, उनसे जो बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि प्रदीप यादव निशिकांत दुबे में इस बार टक्कर इसलिए है और इसकी चर्चा इसलिए हर जगह हो रही है कि 2-3 कारण वो बता रहे हैं कि आखिर प्रदीप यादव क्यों मजबूत है। क्योंकि पिछले 19 के चुनाव में एक महिला का प्रकरण वाला मामला आया था, उससे उनका जो है थोड़ा सा डेंट हुआ था और उससे नुकसान भी हुआ था। दूसरा ये कि जो एक चर्चा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से की गई कि भाई बीजेपी की सरकार अगर आ जाएगी तो ये संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तीसरा ये कि पिछली बार ये प्रदीप यादव जेवीएम के टिकट से थे और इस बार जो है वो कांग्रेस के चिन्ह पर हैं, तो दोनों का क्रम जो है वो उसमें भी अंतर होगा ईवीएम में। और दूसरी बात की कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के हम लोग लड़ रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका भी फायदा होगा। इसके अलावा कई और बातें वो गिना रहे हैं कि आखिर एक और बात को लेकर आज यहाँ के नेता जो है जिक्र कर रहे थे कि अभी हाल के दिनों में
गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जितने लोगों पर या तो ईडी या फिर आईटी की जो कार्रवाई हुई है वो मान के चलते हैं कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी वजह से हुई है, उसको लेकर भी नाराजगी है। और देखिए कि नाराजगी का ही परिणाम है कि अभिषेक आनंद झा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है और वो मुखर होकर बोल भी रहे हैं। दूसरा जो आईटी का तमाम जो व्यवसायी वर्ग हैं उनमें एक नाराजगी है। अभी कल ही ये जिक्र कर रहे थे यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता कि प्रदीप यादव व्यवसायी वर्ग के लोगों से जाकर मिले और उन्हें आश्वस्त किए कि किस तरह जो है वो भय का वातावरण एक व्यवसायियों में है वो खत्म होगा। तो क्या ये सचमुच में वहां पर दिख रहा है कि ये सिर्फ बोला जा रहा है इनकी तरफ से? देखिए, एक जो जहां तक केंद्रीय एजेंसियों की का मामला है, तो जो एक समर्थक वर्ग ऑलरेडी है जो कोर वेटर है कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का या जो आदिवासी इलाका है, वहां पर हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर, आलमगीर को कार्रवाई को लेकर वो अलग नजरिए से, अलग चश्मे से उस चीज को देख रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी चीज है कि कहते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं वो ईडी या आईटी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से उनके ट्वीट्स आते हैं तो उनको लगता है कि ये मतलब इतना त्वरित ट्वीट और ये चीजें, तो निश्चित तौर पर देखिए कई फैक्टर्स हैं। एक तो 15 साल का शासन को लेकर एक सत्ता विरोधी लहर हो जाती है केंद्र के प्रति भी, स्थानीय स्तर पर भी, और दूसरा आईटी ईडी वाला मसला तो है जहां पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो एकदम आम मतदाता है उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कोर वोटर हैं, समर्थक हैं, उनको इस चीज से फर्क पड़ रहा है। ये भी मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ सूरज, ये भी मुद्दा उन्हीं लोगों तक सीमित है जो सुविधा संपन्न है, जो बैठ करके बातचीत करते हैं। आम मतदाता जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं जनसभाओं में या फिर मतदान केंद्रों में, हर जगह पे जिनकी संख्या होती है, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, चाहे हिंदू का, मुसलमान का, वो लोग के लिए ये बड़ा फैक्टर में नहीं बन पाता है, मुद्दा नहीं बन पाता है। ईडी और आईटी का जहां तक मामला है उससे जो एकदम आम मतदाता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो जो समर्थक वर्ग है या कोर वोटर है जो एक विचारधारा से प्रभावित है उन्हीं के लिए मसला है, नहीं तो जो आम मतदाता है उन्हें इस बारे में बहुत जानकारी भी नहीं है और ना इस बारे में वो बहुत राय बना रहे हैं। शुक्रिया सूरज आपका। सूरज ठाकुर गोड्डा से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे आपके लिए, और अब भी एक दिन का वक्त है, आप फॉलोअप झारखंड पे जाकर के द फॉलोअप के यूट्यूब पेज पे जाकर के आप देख सकते हैं कि गोड्डा में लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। वहां से आपको जो है एक नजरिया बनाने में, तय करने में जो है आपको मदद मिलेगी। अभिषेक आनंद झा एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि उसके पीछे भी निशिकांत दुबे का साथ ही रहा, क्योंकि माना यही जाता रहा कि निशिकांत दुबे के ये मित्र के तौर पे पहले रहे हैं और अब उनकी नाराजगी रही और इसके बाद वो चुनाव में खड़े हो गए। वो कितना बड़ा फैक्टर बन पाएंगे जब ग्राउंड पे आप जाते हैं, अगर देवघर के या गोड्डा के आप हैं तो आपको मालूम है कि अभिषेक आनंद झा कोई फैक्टर नहीं बनने जा रहे हैं। वहाँ पे जो लड़ाई है वो निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में मुकाबला है। तो हम लोग लगातार पिछले 2 महीने से, खास करके झारखंड में जब से पहले चरण का मतदान हुआ और अब जबकि अंतिम चरण पे है, 1 तारीख को मतदान होना है, फॉलोअप की टीम हर लोकसभा की सीट पे जा करके जो है यह कोशिश जरूर की कि आप तक जो है वहाँ की जो ग्राउंड की जो चीज़ें हैं, जो पब्लिक बातचीत कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं वहाँ के, उस पर बातचीत करें। अब जबकि प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है, कई तरीके के बाउंड्रीज हैं, हम लोग का भी एक बाउंड्री तय किया गया है, उसी बाउंड्री में रह करके बातचीत किया जाना है। और हम लोगों ने मुद्दों के आधार पे आपको समझाने की कोशिश की कि किन इलाकों में किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है, नेताओं ने किन मुद्दों पे बातचीत किया, जनता क्या नेताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं या फिर उनके अलग मुद्दे थे। अब तो 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, 1 तारीख को मतदान होना है। हल्की बारिश हो गई है और जो ये उम्मीद थी कि वो जो सुविधा संपन्न वर्ग जो बंद कमरे में एसी में बैठ करके पंखे के नीचे जो है अलग अलग मुद्दों पे बातचीत तो जरूर करती है, लेकिन मतदान केंद्रों पे नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके पीछे, बोलने के पीछे के भी कई वजह हैं। आप देखिए कि आपकी राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना कम है। तो ये चिंता की बात है। आप जो भी दर्शक, जो तमाम दर्शक अब भी जुड़े हुए हैं या फिर जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, वो जरूर, अगर आप इन इलाकों से हैं, मतदाता हैं, तो आप धूप हो, गर्मी हो, आप जाएं और मतदान जरूर करें। शुक्रिया।